नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या एसडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हमारा इंग्लिश का पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ये इंग्लिश का थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी ईजी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। आप एंड तक वीडियो में बने रहें और देखें कि हम कितनी ईजी तरीके से इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हुए इस टॉपिक को हम पहले 4 वर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं। कौन से हैं वो 4 वर्ड्स? each, every, either और neither। कौन से 4 वर्ड्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? each, every, either और neither। सभी स्टूडेंट्स को कभी कभी दिक्कत होती है कि हम ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो इसे सिंगुलर माने या प्लूरल माने। किसकी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसे? एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तौर पर हमें दिक्कत रहती है कि हम इसे सिंगुलर माने या प्लूरल। चलिए आज इस समस्या को हम हमेशा परमानेंट के लिए हल करते हैं और आप ये ध्यान रखेंगे कि ईच, एवरी और आइदर और नाइदर को हम हमेशा किसकी तरह मान के चलेंगे? सिंगुलर की तरह। किसकी तरह मान के चलेंगे? सिंगुलर की तरह। सिंगुलर क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए एक बार हम फिर देखते हैं हम किन 4 शब्दों की बात कर रहे हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इन चारों वर्ड्स को हम एज अ सब्जेक्ट मान रहे हैं और सब्जेक्ट में भी हम इन्हें क्या मान के चल रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा सा इनके मीनिंग्स पे जोर डालते हैं। किस पे? मीनिंग्स पे। चलिए ईच और एवरी के बारे में आप जानते हैं कि ईच और एवरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्येक। ईच और एवरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्येक। अगर यही बात मैं आइदर की करूं तो आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है? 2 में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों ही नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों ही नहीं। हम किन 4 वर्ड्स की बात कर रहे थे? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। एज अ सब्जेक्ट हमने उन्हें क्या माना है? ऑलवेज सिंगुलर। एज अ सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर। और इनके मीनिंग की बात करें तो ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है? 2 में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन पे बेस्ड आते हुए क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया है कि वो क्या पूछेगा आपसे? ईच, एवरी और आइदर और नाइदर की हेल्पिंग वर्ब। क्या पूछेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो आप जानते हैं कि चारों के चारों आपने क्या अज्यूम किए? सिंगुलर। तो ये भी आप जान चुके होंगे कि इनकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर। ये चारों आपने किसके रूप में लिए हैं? ऑलवेज सिंगुलर। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? ऑलवेज सिंगुलर। चलिए अब बात करते हैं इनके थोड़े से और आगे। ईच और एवरी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रही हूं दोस्तों? ईच और एवरी की। अगर मैं ईच और एवरी की बात करूं तो इन दोनों का मतलब तो हम पहले ही देख चुके हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? प्रत्येक। लेकिन अगर इनके आगे की बात करते हैं तो आप जानते हैं ईच और एवरी दोनों सिमिलर वर्ड्स लगते हैं। दोनों में फिर अंतर क्या है? जब दोनों का ही मतलब प्रत्येक है तो दोनों में कुछ तो स्लाइट डिफरेंस होना ज़रूरी है। चलिए इनका थोड़ा सा हम डिफरेंस के बारे में जिक्र करते हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं? डिफरेंस का। किसके बीच में डिफरेंस? ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस। चलिए देखते हैं ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ईच और एवरी कभी भी एक के लिए यूज़ नहीं होता। ईच और एवरी कभी भी एक व्यक्ति के लिए या एक नाउन के लिए, या मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो किसी भी एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो फिर ये किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एक से ज़्यादा के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? एक से ज़्यादा के लिए। एक से ज़्यादा मतलब 2 बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब 3 बोल सकते हैं, तो एक से ज़्यादा तो फिर हम इनफाइनाइट भी जा सकते हैं। यानी कि हमने ये सीख लिया कि ईच और एवरी एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कितनों के लिए इस्तेमाल होता है ये? 2 या 2 से ज़्यादा।
किसके लिए इस्तेमाल होता है ये? 2 या 2 से ज़्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईच और एवरी 2 या 2+ के लिए यूज़ होता है। तो फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या रहा? इनके बीच में डिफरेंस इस तरीके से है कि छोटा सा एक डिफरेंस है कि ईच जो यूज़ होता है वो 2 के लिए भी यूज़ होता है और 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? ईच की। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी एरर भी है दोस्तों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एरर भी है कि जो ईच है वो 2 या 2 से ज़्यादा दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर यही बात मैं एवरी के लिए करूं, किसके लिए? एवरी के लिए, तो एवरी सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम की दूसरी एरर। पहली एरर की बात मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ कि इसकी पहली एरर आती है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, जो कि ये बताती है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमेशा कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी? हमेशा सिंगुलर। लेकिन इनकी सेकेंड एरर की अगर मैं बात करूं तो वो जनरेट होती है ईच और एवरी से। आपने देखा कि ईच और एवरी एक के लिए यूज नहीं होते हैं, तो किसके लिए यूज होते हैं ये? 2 या 2 से ज्यादा के लिए। अगर हम इसकी एक और एरर की बात करें तो वो एरर कहाँ से जनरेट हो रही है? यहाँ से, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 की बात करते हो तो आप ईच का यूज कर सकते हो, एवरी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा की बात करते हो तो आप ईच का यूज भी कर सकते हो और एवरी का यूज भी कर सकते हो। अब हम थोड़े से इसके एक डिफरेंस के बारे में जानकारी और ले लेते हैं। वो डिफरेंस क्या है कि अगर आप ईच, एवरी को 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर इनमें कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। वो डिफरेंस ये है कि ईच जब भी आप यूज़ करते हैं तो ईच ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ईच को आप ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यह कहा कि मेरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 40। मैंने क्या कहा कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। देखो, जब मैंने ये कहा कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब मैंने उन्हें काउंट कर रखा था। और मैं आपसे अगर ये कहूँ कि उन प्रत्येक 40 बच्चों को एक एक टॉफ़ी बांटनी है, क्या कहा मैंने? कि उन प्रत्येक 40 बच्चों को हमें एक एक टॉफ़ी बांटनी है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ईच का। क्यों? क्योंकि आपको स्टूडेंट्स की गिनती पता है। लेकिन अगर यही हम इसका दूसरा पहलू लेकर देखते हैं, मैंने ये कहा कि भारत के कुल विद्यार्थी, क्या कहा मैंने? भारत के कुल विद्यार्थी। हालांकि भारत के कुल विद्यार्थी गिने जा सकते हैं, लेकिन आप गिनोगे कैसे? इतने सारे विद्यार्थी हैं। मैंने कहा कि भारत के कुल विद्यार्थियों के पास पुस्तक पहुंचनी चाहिए। क्या कहा मैंने? कि भारत के कुल विद्यार्थियों के पास किताबें पहुंचनी चाहिए। अब तो हम इसे काउंट कर ही नहीं सकते, तो हम यहाँ यूज करेंगे एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री। मुझे लगता है कि आपको इन दोनों के बीच में अंतर कुछ समझ आया होगा। एक बार हम वापस ले लेते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा? ईच और एवरी किस्तों के लिए यूज होता है? हमेशा एक से ज्यादा के लिए। उसमें भी हम 2 के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ईच का। एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए हम ईच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एवरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच छोटा सा जो अंतर है, वो अंतर क्या है कि अगर मैं ये कहूँ ईच स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो क्लास के विद्यार्थी गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर नेशन, तो नेशन के विद्यार्थी काउंट होते हुए भी नहीं किए जा सकते हैं। आई थिंक आपको ये छोटी सी बात इन दोनों के बीच में समझ आ गई होगी। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपको स्थिति और क्लियर होगी। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन हम हमारे स्क्रीन पर ला चुके हैं और आपको दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल।
अब यहाँ पर स्टूडेंट का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, बोले मैम थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि ईच हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ तो ईच 2 बार आ रहा है, और 2 बार अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो तो हमेशा प्लूरल होती है। लेकिन नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को हमेशा क्या मान के चलना है, सिंगुलर। क्या मान के चलना है, सिंगुलर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक ही वाक्य में या ये एक ही सेंटेंस में कितनी बार भी आए। तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या कह रहा है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, क्या आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, इज रेड। वेरी गुड, यही उम्मीद थी, क्या आना चाहिए यहाँ पे, इज रेड, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ईच हमारे सेंटेंस में कितनी बार आ रहा है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि क्या वाक्य की शुरुआत ईच से हो रही है। अगर हो रही है तो हमें इसे हमेशा क्या मान के चलना है, सिंगुलर। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। चलिए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। फिर यहाँ पर अगेन सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, ईच से। ईच पेन एंड पेंसिल, भले यहाँ पर ईच एक ही बार आ रहा हो, लेकिन अब आपका दिमाग फिर घूमेगा। आप ये कहोगे मैम कोई बात नहीं, पेन और पेंसिल तो 2 है ना, इस हिसाब से तो प्लूरल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पेन और पेंसिल थोड़ी ना है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ईच। और क्योंकि ईच सब्जेक्ट है और हमने पढ़ा है कि ईच हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर, तो अगेन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज रेड। तो ऊपर और नीचे वाले वाक्य में फर्क कितना सा है, सिर्फ इस बात का फर्क है कि ऊपर ईच कितनी बार यूज हो रहा था, 2 बार, और नीचे वही ईच कितनी बार यूज हो रहा है, 1 बार। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईच एक वाक्य में कितने बार भी इस्तेमाल किया जाए। चलिए देखते हैं। तो आपको पहला और दूसरा वाक्य समझ आ ही गया होगा कि दोनों में हमें सब्जेक्ट क्या मान के चलना है, सिंगुलर। चलिए थर्ड की बात करते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। फिर वही बात, अगर ईच सिंगुलर है तो एवरी भी तो क्या है, सिंगुलर ही तो है। तो अगर हम एवरी बॉय बोले चाहे एवरी गर्ल बोले, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, एवरी से, और एवरी क्या है, सिंगुलर। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, इज लेबोरियस। दोस्तों लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है लेबोरियस का मतलब, मेहनती। तो मैंने क्या बोला, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है, मेहनती है। फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए ऊपर थर्ड और फोर्थ में फिर वही अंतर है जो फर्स्ट और सेकंड में था। थर्ड में एवरी को हमने 2 बार इस्तेमाल किया है, जबकि फोर्थ में हमने एवरी को 1 बार ही इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर वही बात, गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो फोर्थ की बात करें तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। अगेन क्या आएगा, इज लेबोरियस। चलो दोस्तों, तो पहले 4 सेंटेंस यकीनन आपको समझ आ गए होंगे कि ईच और एवरी को हमेशा क्या मान के चलना है, सिंगुलर। और क्या मान के चलना है कि ये सेंटेंस की क्या करें, शुरुआत। और तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि ये वाक्य में कितनी बार भी यूज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर। चलिए फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन डैश प्लेस। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ये तो इट्स, देयर और हिज आ गया। चलिए हम थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं। हालांकि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा किसके बारे में, पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। आप सभी जानते हैं इंग्लिश में पर्सन्स के बारे में। किसके बारे में, पर्सन्स के बारे में। पहला पर्सन होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, वक्ता। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला, वक्ता। और फर्स्ट पर्सन में 2 ही वर्ड्स आते हैं, वो कौन से हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला। सेकंड का मतलब क्या होता है, सुनने वाला, यानी कि यू। सुनते तो सामने वाला ही है ना, तो यानी कि यू। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की।
इंग्लिश में 3 ही तो पर्सन होते हैं। तो अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही और शी, जो कि हमारे मेल और फीमेल को डिनोट करते हैं। सिंगुलर में क्या आते हैं? ही और शी, जो किसे डिनोट करते हैं? मेल या फीमेल को। मेल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ही का, और फीमेल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शी का। लेकिन सिंगुलर में एक चीज़ और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इट। और ये इट किसके लिए आता है? ये आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? मैं के लिए। वी का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम के लिए। यू का यूज़ तुम के लिए। ही का मतलब मेल जेंडर, जो कि क्या है? सिंगुलर। शी का मतलब फीमेल जेंडर, जो भी क्या है? अगेन सिंगुलर। लेकिन हम बात करें इट की तो ये भी क्या है? सिंगुलर, बट कौन सा जेंडर? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब हम बात करते हैं प्लूरल की, और प्लूरल में इसको हम कहते हैं दे। प्लूरल में इसे हम क्या कहते हैं? दे। अब अगर हम इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें या कि इनके पोजेशन की बात करें, या मैं हिंदी में कहूँ तो इनके हक की बात कहें, तो इसके लिए इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय। क्या होता है? माय। वी का क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। यू का क्या होता है? यू का योर। क्या होता है? योर। ही का हिज। क्या होता है? हिज। शी का हर। शी का क्या होता है? हर। और इट का इट्स। पर ध्यान रखना यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं आता है। क्या होता है? ITS इट्स। और दे का क्या होता है? देयर। दे का क्या होता है? देयर। उसी हिसाब से अगर अब हम हमारे सेंटेंस पे आते हैं तो ये क्या बोल रहा है? एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन। अब आप मुझे बताओ कि एवरी क्या होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है ना, तो उस हिसाब से देयर तो कट गया। अब तो आपके पास 2 ऑप्शन रहे, या तो इट या तो हिज। लेकिन इट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरी के बाद आप बात तो सोल्जर की कर रहे हो, एवरी के बाद आप बात तो सेलर की कर रहे हो, और सोल्जर और सेलर नॉन लिविंग होते हैं या लिविंग? लिविंग। तो लिविंग के साथ इट आएगा कि हिज आएगा? हिज आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम हमारे ऑप्शन तक पहुँच गए हैं, और वो ऑप्शन क्या है? हिज। एक बार हम वापस देखते हैं इसी चीज़ को। देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, हमें ये तो समझ आ गया कि एवरी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब जो भी चीज़ आएगी वो आएगी तो सिंगुलर। पर दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बननी। देखो, अगर आप दोस्तों देखोगे भी हेल्पिंग वर्ब को तो वो भी सिंगुलर यूज़ हुई है, वॉज। दिख रहा है आपको? हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ हुई है? सिंगुलर, वॉज। लेकिन हम आगे बात हेल्पिंग वर्ब की ना करके किसकी कर रहे हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव की। अगर हम उसकी बात भी कर रहे हैं तो यहाँ देयर तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है देयर किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए। हमें तो लगाना सिंगुलर है। अब सिंगुलर में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इट्स या तो हिज। लेकिन इट्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इट्स किसके लिए यूज़ होता है? नॉन लिविंग के लिए। तो हमें यहाँ क्या लगाना है? हिज लगाना है। वेरी गुड। चले 6 सेंटेंस पे चलते हैं। 6 सेंटेंस यकीनन आपको इजी लगेगा अगर आपको 5th समझ आ गया है तो। एवरी पुलिसमैन एंड एवरी होम गार्ड डिड। देखो दोस्तों, अगेन सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? एवरी से। किससे हुई है? एवरी से। यानी अब आपको फिर समझ आ रहा होगा कि जो भी आंसर मेरा होगा वो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। क्या होगा आंसर? सिंगुलर ही होगा। फिर हम हमारे ऑप्शन पे चलते हैं। फिर मेरा ऑप्शन क्या है? इट्स, देयर और हिज। सबसे पहले आप ऑप्शन किसके काटोगे? देयर को। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल है और जो हमें चाहिए वो तो सिंगुलर चाहिए। अब मेरे पास फिर कितने ऑप्शन बचे? इट्स और हिज। अगेन आप ये चेक करो कि आप यहाँ किसकी बात कर रहे हो? पुलिसमैन की। क्या पुलिसमैन लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है ना। फिर आप किसकी बात कर रहे हो? होम गार्ड की। अब ये होम गार्ड लिविंग है या नॉन लिविंग? अगेन लिविंग है। तो यानी फिर यहाँ पर क्या आएगा? हिज। किसे काटोगे? इट्स को। वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं 7th स्टेटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? 7th की। ईच मैन एंड वुमेन शुड ट्राई टू हेल्प। अगेन सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है दोस्तों? ईच से।
किससे हो रही है? ईच से। अगेन आपको आंसर क्या चाहिए? सिंगुलर। वेरी गुड। तो इस हिसाब से आप एक ऑप्शन तो तुरंत ही काट चुके होंगे, जो कौन सा है? देयर। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, हिज और हर। देखो दोस्तों, हालांकि मैंने तो यहाँ पर हिज और हर आपको एक ही ऑप्शन के रूप में दिया है, और मुझे यकीन है कि आपने दोनों को ही सही कर दिया होगा, हिज को भी और हर को भी। बिल्कुल, क्योंकि आपको तो सिंगुलर चाहिए, और हिज भी सिंगुलर होता है और हर भी सिंगुलर होता है। लेकिन ये दोनों वर्ड्स किस पे बेस्ड हैं? जेंडर पे बेस्ड है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हिज किसके लिए यूज होता है? मेल जेंडर के लिए, और हर किसके लिए यूज होता है? फीमेल जेंडर के लिए। ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर हमें हिज और हर एक ही ऑप्शन के रूप में मिले, तो आपने दोनों को सही कर दिया। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में हिज और हर अलग अलग ऑप्शंस में मिलते हैं, यानी कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ए ऑप्शन मिलता है हिज, बी ऑप्शन मिलता है हर, और सी ऑप्शन मिलता है देयर। तो सी तो आप काट चुके हो, अब बचा ए और बी। अब दो तो आप टिक करके आ नहीं सकते, करके तो आपको एक ही आना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो है प्रायोरिटी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रायोरिटी की। किसके बीच में प्रायोरिटी? मेल और फीमेल। हालांकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेल्स और फीमेल्स बराबर ही हैं, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश है और यहाँ पर एग्जाम में हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर हैं, तो हमें तो एक ही ऑप्शन चुनना होगा, और उस ऑप्शन के लिए हमें सीखनी ही पड़ेगी प्रायोरिटी। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि इंग्लिश में जो प्रायोरिटी गिवन है, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो किसको दी जाती है? मेल को। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है? मेल को। और सेकेंड प्रायोरिटी किसे दी जाती है? फीमेल को। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्रॉब्लम हमें क्यों अराइज हुई? क्योंकि हमारे ऑप्शन में हिज और हर बाय चांस दोनों आ जाएं, तो हमें तो टिक दोनों में से किसी एक को ही करना है, तो हम इसे किससे टिक करेंगे? तो वहाँ के लिए आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि इंग्लिश में प्रायोरिटी किसे दी जाती है? हमेशा मेल जेंडर को। अगर मेल जेंडर एब्सेंट है तो फिर आप प्रायोरिटी किसे दे सकते हो? फीमेल को। वेरी गुड। तो यानी कि अब हमारे सवाल पे वापस आते हैं, और मैं आपको तीनों ऑप्शन वापस दे रही हूँ कि आपके पास ए ऑप्शन है हिज, बी ऑप्शन है हर, और सी ऑप्शन है देयर। सी आप काट चुके हो, अब आप हिज और हर में से किसे चुनोगे? हिज को। लेकिन अगर हिज और हर दोनों एक ही ऑप्शन में होते तब ये कोई समस्या होती ही नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब 8 की। ईच डैश अ पेन। सेंटेंस शुरू किससे हुआ? ईच से। आपको क्या चुनना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ा है आपने? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर। तो उस हिसाब से आप किस पे टिक करेंगे? हैज पे। इजी सवाल था ये। चले 9th की बात करते हैं। ये 9th सेंटेंस से थोड़ी सी गड़बड़ शुरू। कैसे? सेंटेंस पढ़ें आप, द बॉयज ईच डैश अ मोबाइल। सेंटेंस में ईच अब भी है, लेकिन ईच से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही है। सेंटेंस में ईच अब भी कायम है, लेकिन ईच से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही है। चलिए हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ईच जो हमारा आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि इसका मतलब ईच और भी कई पोजीशंस पर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक वाक्य की शुरुआत करे ही करे। आपको समझ में आ रहा होगा कि ईच ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक वाक्य की शुरुआत करे ही करे, इसकी और भी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती है। तो हम उन्हीं पोजीशंस की बात करते हैं और चलते हैं अपने ईच पर। चले ठीक है, देखते हैं। अगर हम ईच की पोजीशंस की बात करें, किसकी बात करें हम? ईच के पोजीशंस की। तो आप इसकी एक पोजीशन तो पढ़ चुके हैं कि ईच जब भी सेंटेंस की शुरुआत करेगा तब तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसकी एक पोजीशन आप पढ़ चुके हो कि जब भी ईच सेंटेंस की शुरुआत करेगा तब ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। अब हम बात कर रहे हैं ईच की सेकंड पोजीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन पर ये ईच एक सेंटेंस में आएगा भी सेकंड पोजीशन पर ही। ध्यान रखें दोस्तों,
सेकेंड पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ईच हमेशा आएगा भी कौन सी पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर। पहले हमने कहाँ पे रखा था इसे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, उस समय ये हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन हम इसकी कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड पोजीशन, और यहाँ पर हम ईच को कहाँ रख रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पर ही रख रहे हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन ब्लैंक है। यहाँ कुछ तो आएगा, चलिए जो भी आएगा हम उसकी बात करते हैं। और फिर हम तीसरी बात करेंगे यहाँ पर आने वाली हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर आने वाले हेल्पिंग वर्ब की। यानी कि आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस से एग्जाम में कितनी एरर्स आ सकती हैं, कितनी एरर्स पुटअप की जा सकती हैं एक ही सेंटेंस से। चलिए देखते हैं, अगर हम ईच को सेकेंड पोजीशन पर रखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा। अगर हम ईच को सेकेंड पोजीशन पर रखते हैं दोस्तों, तो हम फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे नाउन को। किसे लिखेंगे, हमारे नाउन को, जिसकी बात हम वाक्य में कर रहे हैं। जैसे आप पहले वाक्य को देखो तो आपने पेन और पेंसिल की बात की थी, सेकेंड वाक्य को देखो अगेन आपने पेन और पेंसिल की बात की थी, थर्ड स्टेटमेंट की बात देखो तो बॉय और गर्ल की बात की थी, फोर्थ को देखो अगेन बॉय और गर्ल, फिफ्थ को देखो तो आपने सोल्जर और सेलर की बात की है, सिक्स्थ को देखो तो पुलिसमैन और होमगार्ड की बात की है। तो इसी तरीके से इस वाक्य में भी तो किसी न किसी की बात कर रहे होंगे हम। तो जिस व्यक्ति या जिस भी चीज़ की बात हम कर रहे हैं उसे कहाँ रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर तो कौन आ रहा है, ईच, और थर्ड पोजीशन पे हमें क्या मिलेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये एरर कहाँ से आएगी, ये एरर दोस्तों हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी आएगी हमारे फर्स्ट पोजीशन की, यानी कि नाउन की। ये एरर क्यों आएगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप ये नाउन को फर्स्ट पोजीशन पर रख रहे हो तो ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ये नाउन हमेशा बहुवचन होगा। ये एग्जाम की पहली एरर है। क्या एरर है ये, कि अगर आप ईच को सेकेंड पोजीशन पर रखते हो तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा, नाउन आएगा, और वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, बहुवचन। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सेंटेंस की शुरुआत आप ईच से नहीं कर रहे हो, ईच को कहाँ रख रहे हो, सेकेंड पोजीशन पर, तो फर्स्ट पोजीशन पर किसे रख रहे हो, नाउन को। वो नाउन हमेशा ही क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश का बहुत ही आसान सा नियम आप जानते हो कि एक वाक्य की शुरुआत हम हमेशा किससे करते हैं, हमारे सब्जेक्ट से। किससे करते हैं हम, हमारे सब्जेक्ट से। और जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए आप फर्स्ट से लेकर 8th सेंटेंस में, क्योंकि आपने सेंटेंस की शुरुआत किससे की थी, ईच और एवरी से। किससे की थी, ईच और एवरी से। तो आपके सब्जेक्ट भी यही बने हुए थे और आपने पढ़ा था कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। इसलिए इनमें आपने हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाई थी, सिंगुलर लगाई थी दोस्तों। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपने वाक्य की शुरुआत ईच से नहीं की है, यहाँ पर आपने वाक्य की शुरुआत एक नाउन से की है, और वो नाउन भी हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। या आप पढ़ ही चुके हैं तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, इस नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इस नाउन से। और जाहिर सी बात है कि नाउन हमेशा ही क्या आएगा, प्लूरल। ये हमने अभी पढ़ा ही है। तो ये नाउन क्योंकि हमेशा प्लूरल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। वेरी गुड, ये हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी दोस्तों। एक बार मैं आपका वापस शॉर्ट रिकैप ले लूं। हमने कौन से 4 वर्ड्स की बात की है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये चारों वर्ड्स हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये चारों वर्ड्स हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फिर हमने क्या बात की, इनके मीनिंग की, कि ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों ही नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों ही नहीं। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि क्योंकि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर सिंगुलर होते हैं तो ये एक सेंटेंस में कितनी बार भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात दोस्तों आपको क्या ध्यान रखनी है, ईच और एवरी की। वो क्या है कि ईच, एवरी कभी भी एक के लिए इस्तेमाल
नहीं होते हैं। ये कितनों के लिए इस्तेमाल होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। लेकिन उसमें भी एग्जाम की बहुत अच्छी एरर निकल के आती है। वो एरर क्या है कि आप 2 के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ईच का। लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए आप ईच का भी यूज़ कर सकते हो और एवरी का भी। लेकिन इसमें छोटा सा फ़र्क क्या है दोस्तों कि अगर आप ईच का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि वहाँ पर स्थिति गिनने जैसी है, लेकिन अगर आप एवरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो स्थिति गिनने जैसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे, तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर और 8th सेंटेंस तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत ही कौन कर रहे थे? ईच और एवरी, जो कि हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर। तो हमने हेल्पिंग वर्ब या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या लिए थे? सिंगुलर ही लिए थे। फिर आपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सीखी थी कि अगर सेंटेंस में मेल और फीमेल दोनों ही ऑप्शन हो तो फिर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? मेल को देनी है। किसको देनी है दोस्तों? मेल को। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर आप हिज और हर दोनों को ही टिक करके आ सकते थे। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा है वो पढ़ा है 9th पॉइंट। कौन सा? 9th क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमने ईच की पोजीशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने ईच को कौन सी पोजीशन पर रखा है दोस्तों? सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर ईच को रखते ही अब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि एक वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब यहाँ ईच हमारा सब्जेक्ट रहा ही नहीं है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो फिर हमारी पहली पोजीशन पर जो कोई भी आएगा वो क्या बनेगा? हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारी पहली पोजीशन पर हमेशा एक नाउन आएगा दोस्तों। क्या आएगा? नाउन आएगा। और यहाँ से रिलेटेड आपको 2 एरर ध्यान रखनी है कि ये नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? प्लूरल। और उस अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी? अपने आप प्लूरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लूरल। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ईच कहाँ पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। इससे पहले आपने किसका इस्तेमाल किया? एक नाउन का, द बॉयज। और आप आसानी से देख सकते हैं कि द बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल। और अब आप हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? द बॉयज के अकॉर्डिंग। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? हैव। वेरी गुड। द बॉयज ईच हैव अ मोबाइल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? इजी लगा ये टॉपिक? तो आप इसी तरीके से इस टॉपिक में बने रहिए, आगे के लेक्चर्स देखते रहिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।